Okay, everyone, Assalamu alaikum. I hope everyone can listen to my voice clearly. I'm sharing my screen now. I hope everyone can see my screen as well. All right, everyone. So we're starting with the new chapter of geography, and that is power resources. Geography के एक नया chapter हम start कर रहे हैं, that is power resources. So listen carefully, everyone. This is actually geography's workbook number 3. So this is geography workbook number 3. Geography की workbook number 3 में we have chapter number 8, power resources. Chapter number 8, power resources. And we have chapter number 7, agriculture. Agriculture. And chapter number 9, industries. Chapter number 9, industries. So these are the three topics that are included in the वर्कबुक नंबर 3. ये वर्कबुक नंबर 3 में ये 3 चैप्टर्स हैं जिसे इंक्लूड किया गया है. This new workbook would be available after Eid. New workbook would be available right after Eid. ईद के फौरन बाद आपको ये वाली वर्कबुक रिसीव हो जाएगी. सही है. So meanwhile what you need to do is, meanwhile you need to do the work in your notebook. अभी क्या करेंगे, फिलहाल नोटबुक निकाल ले. फिलहाल क्या करना है आप लोगों को, फिलहाल आपको नोटबुक निकाल लेनी है. सो टेक आउट योर नोटबुक एवरीवन. अपनी नोटबुक आप निकाल लीजिएगा. आपको मैं पास पेपर के सवाल दिखाता रहूंगा और साथ साथ में आप लोग उसे सॉल्व करते रहना. सही है. सो फिलहाल इन क्लास एवरीवन यू नीड टू सॉल्व इट इन योर नोटबुक. आज की क्लास में नोटबुक ही आप लोग इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद जब आप ईद के बाद आप लोग रिसीव कर लेंगे अपनी वर्कबुक्स को, तो फिर वर्कबुक्स के अंदर ही आप लोग बाकी काम को कर पाएंगे. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ एवरीवन. मैंने एक ही दफा में बता दिया है ताकि बार बार चैट के ऊपर यही सेम सवाल ना आ रहा हो कि सर वर्कबुक कब मिलेगी, क्या होगा. तो इसी वजह से अभी से आपको बता दिया है. सो we're now in the end game everyone. फाइनल फाइनल चल रहा है हमारा और जल्द से जल्द करके हम इसे कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह. राइट आफ्टर ईद हमारे बस आखिरी के 2 टॉपिक्स रह जाएंगे जिससे हम कंप्लीट कर लेंगे. सो लेट्स बिगिन एवरीवन. अच्छा, एक और भी बात है कि पीपल वर आस्किंग के कल जैसे 27वीं शब भी होगी और ये रमजान की आपको पता है कि ऑड नाइट्स चल रही हैं. 27वीं शब एंड ऑल दीज ऑड नाइट्स, इन सबको लैलतुल कदर कहा जाता है और इनमें से कोई एक है जिसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो ही शब कदर होगी. लेकिन ज्यादातर चांसेस में 27वीं शब के भी होते हैं. सो मैनी पीपल आर सेइंग, मैं इसकी वोटिंग करवा लूंगा आप लोगों से कि अगर 1 घंटे की क्लास पॉसिबल है तो 1 घंटे की क्लास हम ले लेंगे. अदरवाइज ये है कि फिर उसके बाद हम देखेंगे, बाद में सैटरडे को पॉसिबिलिटी निकलती है तो सैटरडे को क्लास ले पाएंगे. सो लेट्स बिगिन एवरीवन. वी बिगिनिंग विद दिस चैप्टर ऑफ पावर रिसोर्सेज. व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट. ये चैप्टर किस चीज के बारे में है. दिस चैप्टर इज अबाउट सम रिसोर्सेज. ये चैप्टर उन रिसोर्सेज के बारे में है जिनसे हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं. आई एम जस्ट डन विद एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग. या वर्कबुक नंबर 3 वुड बी द लास्ट वन. हिस्ट्री की सारी वर्कबुक्स आपको मिल चुकी हैं, ज्योग्राफी की आपको सारी वर्कबुक्स मिल चुकी हैं और ये आपकी लास्ट वर्कबुक होगी, दैट इज वर्कबुक नंबर 3. सो सी दिस एवरीवन. What is this chapter's purpose? The purpose of this chapter is to tell you about the resources which help to produce electricity. ऐसी कौन सी हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये पावर रिसोर्सेज से हमें पता चलेगा. सो लुक एट द बोर्ड एवरीवन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. 2 तरह की रिसोर्सेज होती हैं. Some are called the renewable resources while the other are called the non-renewable resources. Now, what are these renewable resources? Renewable resources are infinite in nature. They can be reused or recycled. For example, solar power, wind, water. अपने पास आप लोग नोट्स को बनाते रहना. सही है. अपने पास नोट्स आप लोग इसी तरीके से बनाते रहना ताकि ये आपका कंप्लीट हो जाए. सो
Another type of resource is called the non renewable resource. एक और तरह की रिसोर्स होती है जिसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. Non renewable resources are finite. They have limited reserves. They cannot be reused or recycled. Example, fossil fuels and nuclear fuels. Example, fossil fuels and nuclear fuels. So look at the board everyone. अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, आप लोग इसे पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखते रहना. If there are two types of resources, some of them are called the renewable resources, the others are called the non-renewable resources. So what about the renewable resources? Renewable resources are those which are infinite. ऐसी होती हैं जिनके रिजर्व्स कभी खत्म नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं, उनका कोई हिसाब नहीं होता. दे कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड. उन्हें आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सोलर पावर. अब सूरज की रोशनी हजारों सालों से इसी तरीके से सूरज की रोशनी दुनिया में आती रहती है. पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट. लोग सूरज की रोशनी से फायदा उठाते हैं. ऐसा तो नहीं है कि सूरज की रोशनी कहीं पर खत्म हो जाएगी. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इट. ये सूरज की रोशनी का फायदा होता है. सेम इज द केस विद विंड. हवाएं चलती रहेंगी, आप बिजली प्रोड्यूस करते रहेंगे. देन वी हैव वाटर, और इसके अलावा है पानी, और पानी भी इस्तेमाल करते रहेंगे, वो भी खत्म नहीं होगा. अब यू वुड से कि नहीं सर दुनिया से पानी खत्म हो रहा है. यू वुड से कि सर दुनिया से पानी खत्म हो रहा है और ये तो पानी बचेगा ही नहीं. बट देयर इज वन थिंग अबाउट वाटर दैट यू आर फॉरगेटिंग, एंड दैट इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल कहते हैं. सो व्हाट डू वी नो अबाउट द वाटर साइकिल? वाटर साइकिल के बारे में हम क्या जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दीज आर द ट्रीज. यहाँ पर हमारे पास दरख्त हैं, एंड दिस इज द वाटर रिसोर्स, और ये हमारे पास एक वाटर रिसोर्स है. सूरज की रोशनी की वजह से, जो सूरज की रोशनी है, दिस कॉजेज इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन. इसकी वजह से इवेपोरेशन भी होती है और इसकी वजह से ट्रांसपायरेशन भी होती है. इसकी वजह से ट्रांसपायरेशन भी होती है. ना इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन लीड टू कंडेंसेशन. इसकी वजह से कंडेंसेशन होगी, एंड एट लोअर प्रेशर देयर वुड बी प्रेसिपिटेशन, और बारिशें हो जाएंगी. सो दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल एवरीवन. इस चीज को वाटर साइकिल कहा जाता है. सो इट मीन्स कि वाटर कैन बी रीयूज. पानी को बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होगा. ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन रिन्यूएबल पावर रिसोर्स, जब हम नॉन रिन्यूएबल पावर रिसोर्स की बात करते हैं, सो नॉन रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज आर फाइनाइट, they are limited, they have limited reserves, and the reserves can be depleted. ये जो जितने भी नॉन रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कोल हो, ऑयल हो, गैस हो, ये सारी की चीजें खत्म हो सकती हैं और खत्म हो भी रही हैं. They cannot be reused or recycled. For example, if I burn a coal, अगर मैं किसी कोयले को आग लगा देता हूँ, वो एक दफा जल गया, मैंने बारबेक्यू कर लिया, अगली दफा आई हैव टू ब्रिंग द फ्रेश कोल. मुझे अगली दफा नया कोयला लाना पड़ेगा. मैं उसी कोयले को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता. So they cannot be reused or recycled. Example, the fossil fuels and nuclear fuels. Now, what do we mean by the fossil fuels? ये fossil fuels कौन से होते हैं? Fossil fuels include coal, oil and gas. They include coal, oil and gas. तो कोयला, तेल और गैस, ये चीजें क्या होती हैं? ये हमारी फॉसिल फ्यूल्स कहलाती हैं. बट देन देर आर द न्यूक्लियर फ्यूल्स एज वेल. इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूल्स भी होते हैं. इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूल्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूरेनियम इज द न्यूक्लियर फ्यूल. रेडियो एक्टिव यूरेनियम की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस की एग्जाम्पल है. Let us see the types of questions that are asked in the exam everyone. Exam type के questions आपको दिखा देता हूं मैं. This is the new workbook and you do not have this workbook right now. ये वाली workbook अभी किसी के पास भी नहीं है. You will get this workbook when we'll do this same topic after Eid. जब हम ईद के बाद ये टॉपिक कंटिन्यू कर रहे होंगे तो उसके बाद आपको ये वाली वर्कबुक रिसीव हो जाएगी. Right now you need to do this in your notebook. फिलहाल आप लोग इसे अपनी नोटबुक में ही सॉल्व करते रहेंगे. So see this everyone, in the exam in May-June 2022, the question was asked, define renewable and non-renewable. So how can we define renewable? Renewable can be used again and again. They are infinite, they are present, they are sustainable, will not run out, they will not exhaust.
On the other hand, non-renewable resources are those which are finite, they are limited, they will exhaust in the future, they cannot be used again and again, and if used, they are gone forever. So this is the difference between the two types of resources. Everyone, renewable और नॉन रिन्यूएबल के बारे में एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया है वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. Complete the table to classify the type renewable or non-renewable the energy resources listed below. मई जून 2022 का सवाल आपको नजर आ रहा है. एक तरफ लिखा हुआ है टेबल में रिन्यूएबल और दूसरी तरफ लिखा हुआ है नॉन रिन्यूएबल. So let us see everyone which one are the renewable resources. ये renewable resources कौन कौन सी हैं? They include wind, solar, tidal. On the other hand, we have coal, oil, and gas. So these are the examples, everyone. These are the examples of the renewable and non-renewable resources. तो यहाँ पर आपको differences नजर आ रहे हैं. In the exams, several pie charts have been asked as well. यहाँ पर इससे related बहुत सारे pie charts को भी पूछा जाता है. pie charts तो अब काफी easy हो गए. अब तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी pie charts को solve करने में. See the question, everyone. Study figure which shows energy sources by percentage in Pakistan. Name the two largest sources of energy. कौन से दो ऐसे sources of energy हैं जो कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में आपको नजर आते हैं? So you can clearly see कि सबसे ज्यादा बड़ा जो fraction है that is taken by gas. तो सबसे ज्यादा gas है. And then we have oil. और उसके बाद फिर आपको जो partition नजर आ रहा है वो oil का नजर आ रहा है. So gas and oil are the two largest sources of energy. सबसे बड़ा जो source of energy है पाकिस्तान में वो gas और oil होता है. So this question was asked in 2010 and the same question was asked in October-November 2009. तो October-November 2009 में भी सवाल पूछा गया था. Name the two largest suppliers of energy. कि कौन से सबसे ज्यादा suppliers of energy हैं? Again you can see कि कितना ज्यादा similar आपको ग्राफ नजर आ रहा है. You can see कि oil and gas are the largest suppliers of energy. सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है that is because of oil and gas. तो oil और gas से सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. See this everyone, which source named on figure is renewable? So hydroelectric power is renewable. What percentage of energy comes from oil? तो oil से कितना percentage of energy आती है? See this everyone, हमेशा हम start करते हैं जीरो से. तो जीरो से start करेंगे 10, 20, 30, 40 and 50. 40 और 50 के बीच में तकरीबन यहाँ 8%, तो 47 to 48% पाकिस्तान में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दिस इज बिकॉज ऑफ ऑयल. तो ये ऑयल की मदद से ही होती है. मूविंग ऑनवर्ड्स एवरीवन, study the pie chart showing percentage share by value of Pakistan's energy sources. कि पाकिस्तान में कौन कौन सी एनर्जी सोर्सेज हैं और उनसे कितनी कितनी बिजली प्रोड्यूस की जाती है. So you can see fossil fuels everyone. Fossil fuel 64%, hydel is 27%, nuclear power and other renewables that is all together 9%. Complete the figure using the information in the key. अब यहाँ पर आपको पाई चार्ट को कंप्लीट करना होगा. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सॉल्विंग द पाई चार्ट. अभी पिछले काफी सारे चैप्टर्स में हमने पाई चार्ट को सॉल्व किया है. सो दैट्स इजी एवरीवन. अब मुश्किल नहीं होनी चाहिए. सी द फर्स्ट वन इन द की. सबसे पहले की में आपको नजर आ रहा है फॉसिल फ्यूल्स नजर आ रहा है, ये की नजर आ रही है और उसके बाद आपको 64% लिखा हुआ नजर आ रहा है. सो वी स्टार्ट फ्रॉम 60 आ गया और 70 आ गया. 60 और 70 के बीच में दिस इज 65 और 65 से पहले पहले मैं लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा. सो दिस शोज मी 64%. तो ये मुझे 64% को शो कर रहा है. लेकिन अभी मुझे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. मुझे पूरे मार्क्स हासिल करने के लिए क्या करना होगा? आई नीड टू फॉलो द की एंड द की शोज मी कि मुझे डॉटेड लाइंस या डॉटेड डॉट्स मुझे बनाने हैं यहाँ पे. सो आई एम गोइंग टू मार्क द डॉट्स एवरीवन. अब मैं यहाँ पे डॉट्स को मार्क कर दूंगा. सो दिस इज हाउ आई एम मार्किंग द डॉट्स एवरीवन. जैसे ही मैंने ये कंप्लीट कर दिया, नाउ आई एम गोइंग टू गेट द मार्क्स. अब मुझे मार्क्स मिल जाएंगे. उसके बाद फिर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक रिमेनिंग पोर्शन आपको नजर आ रहा है, एक रिमेनिंग स्लाइस नजर आ रहा है. सो दिस इज हाइडल पावर एंड हाइडल पावर इज 27%. लेकिन 27% को आप किस तरीके से शो करेंगे? आपको शो करना पड़ेगा इस तरीके से, डायगोनल बना के से शो करना पड़ेगा. एंड दिस इज हाउ यू गोइंग टू गेट द मार्क्स. और इस तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे. सो दिस इज हाउ वी हैव ड्रॉन इन द पाई चार्ट एवरीवन. इसी तरीके से आपको पाई चार्ट के अंदर भी ड्रॉ करना होगा.
So next one everyone, the pie chart showing percentage share of energy produced in Pakistan and the world. पाकिस्तान में और दुनिया में क्या फर्क है? See this everyone, this graph shows you the world and this graph shows you Pakistan. So in Pakistan we are producing with coal, हम coal से produce कर रहे हैं. We're producing with oil, हम oil से produce कर रहे हैं और हम gas से produce कर रहे हैं. If you see coal, oil and gas in Pakistan, तो coal, oil और gas मिला के दिस इज अराउंड मोर देन 60%. आपको नजर आ रहा है कि अराउंड ये 67% के करीब आपको नजर आ रहा है कि इन पाकिस्तान अराउंड 67% ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स, कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके बिजली को प्रोड्यूस करते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में हमें क्या नजर आ रहा है? इन द वर्ल्ड ओवर हियर वी कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर बीइंग यूज्ड. दुनिया में हमें नजर आ रहा है कि दुनिया में कोयला इस्तेमाल होता है अच्छा खासा. दुनिया में अच्छा खासा कोयला आपको इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है. 42% आपको कोयला नजर आ रहा है. एंड देन यू कैन सी के आपको ऑयल भी नजर आ रहा है. सो ऑयल इज लेस. सी दिस, यहाँ पर आपको ऑयल लेस नजर आ रहा है. ओवर हियर यू कैन सी ऑयल इज मोर. दिस शोज कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों डिक्लाइन पे जा रही है. यस और नो? ये आपको समझ में आ रही है बात? पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों डिक्लाइन पे जा रही है? बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ ऑयल. हम लोग ऑयल को बहुत ज्यादा इम्पोर्ट कर रहे होते हैं बिजली बनाने के लिए. तो यहाँ पे तो क्लियरली साबित हो रहा है ये चीज. व्हाट्स नेक्स्ट एवरीवन? इसके अलावा आपको नजर आ रहा है, ये वाली चीज आपको नजर आ रही है कि गैस से भी बिजली प्रोड्यूस होती है बाकी कंट्रीज में भी. लेट्स सी द क्वेश्चन एवरीवन. Compare the proportion of energy produced from any two non-renewable in Pakistan with the rest of the world. World uses more coal than Pakistan. Pakistan uses 1% coal, while the world uses 41% coal. Pakistan uses more oil than the world. World uses 5% oil, while Pakistan uses 37% oil. Pakistan 28% uses more gas than the world. दुनिया वाले 20% गैस को इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान 28% गैस को इस्तेमाल करते हैं. वर्ल्ड यूजेस मोर न्यूक्लियर देन पाकिस्तान. न्यूक्लियर एनर्जी दुनिया वाले 13% इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले सिर्फ 3% इस्तेमाल कर रहे हैं. दिस टेल्स यू द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान. ये आपको पाकिस्तान की नेगेटिव डायरेक्शन यहाँ से ही समझ में आती है. पाकिस्तान तो न्यूक्लियर पावर है. अभी तो पढ़कर आए हिस्ट्री में, कल की क्लास में तो पढ़ा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है. ये कैसा न्यूक्लियर पावर है जिसमें लोड शेडिंग भी होती है? कैसा मुल्क है हमारा? न्यूक्लियर पावर भी है और बहुत ज्यादा बिजली भी प्रोड्यूस करते हैं. करनी चाहिए लेकिन करते नहीं है. हमारे मुल्क में लोड शेडिंग होती है, तो ये कुछ अजीब सी बात लगती है. सीधा नेक्स्ट वन एवरीवन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में सवालात किस तरीके के पूछे गए. नेम टू इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वेज ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी अदर देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. So geothermal, wind, tidal, biogas, bagasse, solar, these are the examples of the environmental friendly renewable power resources. Study the figure, a diagram showing the types of renewable energy. Complete the boxes by naming each type of renewable energy. October November 2023 में पूछा गया है. So see this everyone. Over here you can see an underground pipe. You can see an underground pipe. Nearby you can also see a volcano. आपको volcano नजर आ रहा है. And here you can see a power station. तो आपको ये power station भी नजर आ रहा है. This method is called geothermal power. This method is called geothermal power. मैं anticipate कर रहा हूँ geothermal power का एक method वाला सवाल आने वाला है एग्जाम में. This is the anticipated everyone. मेरी नजर में anticipated है. अभी आपको सॉल्व भी करवाऊंगा, फिक्र नहीं करना. एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द विंड टर्बाइन. ये आपको विंड टर्बाइन नजर आ रहा है. यू कैन सी द विंड टर्बाइन ओवर हियर. सो दिस इज द विंड टर्बाइन. आपको एक पोल नजर आ रहा है. यू कैन सी अ पोल ओवर हियर एंड यू कैन सी द प्रोपेलर. यू कैन सी द विंग्स और फैन ओवर हियर. उसके अलावा ये क्या आपको नजर आ रहा है? सी दिस एवरीवन, दिस इज द सी. ये एक समंदर है. एंड दिस इज द सी बेड. ये जमीन है. और आपको क्या नजर आ रहा है? यू कैन सी द टर्बाइंस ओवर हियर. आपको यहाँ पे टर्बाइंस नजर आ रहे हैं. सो दिस इज व्हाट? दिस इज वेव्स स्लैश टाइडल पावर. सो वेव स्लैश टाइडल पावर आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि उससे बिजली हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. मूविंग ऑनवर्ड्स एवरीवन, एक्सप्लेन व्हाई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कुड बी यूज्ड इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में
हम ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। कैसे? when we talk about the solar power in Pakistan, there are 300 sunny days in Pakistan. पाकिस्तान में 300 सनी डेज हैं। साल में कितने दिन होते हैं? साल में 365 डेज होते हैं, और 365 में से 300 डेज आर सनी, 300 दिन हमारे पास सनी डेज होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सोलर पावर को यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी तरीके से वेव्स और टाइडल पावर को भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं इन द सी कोस्टल एरियाज लाइक कराची। कराची जैसे कोस्टल एरियाज में हम इस तरीके के वेव्स और टाइडल पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द माउंटेनस एरियाज, व्हाट अबाउट द रिवर्स? जहां जहां दरिया हैं, जहां जहां हमारे पास पहाड़ हैं, इन जगहों पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को इंस्टॉल किया जा सकता है। कोस्टल एरियाज में या नॉर्दर्न एरियाज में हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो वहां पे हम विंड टर्बाइंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में कचरा बहुत होता है, ऑब्वियस सी बात है ये तो, कि हर जगह कचरा प्रोड्यूस हो रहा है। और कचरा किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है? ह्यूमन वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है, क्रॉप्स वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है, फूड वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रूट वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है, एनिमल वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इतना सारा जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दिस वेस्ट कैन बी यूटिलाइज टू मेक बायोगैस। इसकी मदद से हम बायोगैस भी बना सकते हैं। प्लांट्स की मदद से, जैसे कि शुगर केन है, शुगर केन की मदद से वी कैन यूज द बायोफ्यूल एज वेल। हम लोग बायोफ्यूल को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। किस तरीके से करेंगे? सारे के सारे मेथड्स मैं आपको पढ़ाऊंगा आज की क्लास में। और इसके अलावा जियोथर्मल पावर भी है, लेकिन ये पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो दीज वर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल। यहाँ पर मैंने कुछ आपको जनरल एडवांटेजेस के बारे में बता दिया। नाउ आई एम गोइंग टू मूव towards the wind power. अब मैं आपको wind power पढ़ा रहा हूँ। See this everyone, study the photograph of this this wind power. Name the type of renewable energy being generated. This is wind power. ये wind power है जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होगी। Draw and label a diagram of wind turbine. अक्टूबर नवंबर 2018 में सवाल पूछा गया था, ड्रॉ एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ विंड टर्बाइन। सो सी दिस एवरीवन, आप लोग सब लोग सामने देख लो। एक सिंपल सी डायग्राम आपको बनानी होगी। फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राउंड, आपने ग्राउंड बना दिया, एंड यू कैन शो अ पोल ओवर हेयर। एक पोल आप बना के दिखा देंगे यहाँ पे। दिस इज द टॉल पोल एवरीवन, एक टॉल पोल आपने बना दिया। ड्रॉ द प्रोपेलर्स, आप लोग यहाँ पर इसके प्रोपेलर्स को बना देंगे। आपने इसके प्रोपेलर्स को बना दिया। So this is the pole everyone, this is the pole, and these are the wings slash blades of fan. उसके बाद क्या होता है कि the wind blows the turbine, wind की वजह से घूमता है। Now this has a motor behind it, इसके पीछे एक मोटर लगी हुई होती है। That motor also rotates, ये मोटर भी घूमती है। That also rotates. This motor is connected with the shaft to a generator, to a generator, एक generator से connected होती है। See this everyone, when the wind blows, the fans move. जैसे ही हवाएं चलती हैं, ये फैन रोटेट करेगा। As it is rotating, it produces the mechanical energy. It produces the mechanical energy. तो ये mechanical energy को produce करता है। The motor inside also rotates. The shaft which is connected with the generator also rotates inside the magnetic field. ये भी rotate करता है। When it rotates inside the magnetic field, electrical energy is produced. So this produces electricity. इस तरीके से electricity produce हो जाती है। So this diagram shows you transformation of wind energy to mechanical energy to electrical energy। तो ये हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हवा की वजह से मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन हमारे घरों तक ये बिजली आएगी कैसे? हमारे घरों तक ये बिजली इस तरीके से आएगी कि with this generator
देयर वुड बी अ ट्रांसफॉर्मर, एक ट्रांसफॉर्मर होगा। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का काम होता है टू रेगुलेट वोल्टेज, टू रेगुलेट वोल्टेज। ये वोल्टेज जो अप डाउन होता है, ये किसकी वजह से होता है? ट्रांसफॉर्मर की वजह से होता है। सो द वोल्टेज इज रेगुलेटेड एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी गोस थ्रू द नेशनल ग्रिड्स। इस तरीके से आपने बहुत सारे टावर्स लगे हुए देखे हुए होंगे। तो दीज आर द नेशनल ग्रिड्स एवरीवन। नेशनल ग्रिड्स आर कनेक्टेड विद द ट्रांसमिशन लाइंस, और ये ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड होते हैं। फाइनली दीज ट्रांसमिशन लाइंस रीच टुवर्ड्स आवर होम्स, और इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइंस बिजली को लेके हमारे घरों तक आ जाती हैं। और हर गली मोहल्ले के आखिर में आपने एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ देखा भी होगा, उसे हम पीएमटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पीएमटी कहते हैं। व्हाट इज पीएमटी? पीएमटी का मतलब क्या होता है? पीएमटी स्टैंड्स फॉर पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। जब भी लाइट जाती है, अक्सर कभी कभी आपने सुना होगा कि पीएमटी फट गया। सुना है ऐसा? पीएमटी फट गया, पीएमटी धमाके से फट गया। व्हाट इज मेंट बाय पीएमटी? पीएमटी स्टैंड्स फॉर पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। इसे हम पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये क्योंकि पोल के ऊपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, जमीन के ऊपर नहीं रखा हुआ होता है, ये पोल के ऊपर रखा हुआ होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। नाउ सी माय लेक्चर एज वेल। मेरे लेक्चर को भी आप लोग जरा देख लें कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर है। दिस पिक्चर शोज यू द विंड पावर। ये पिक्चर आपको विंड पावर को शो कर रही है। You can see के whenever the wind blows, so these fans also rotate. The motor inside also rotates. ये जो मोटर इसके अंदर लगी हुई है वो भी रोटेट कर रही होती है। This produces the mechanical energy, and as you can see कि there is a shaft over here. You can see कि there is a shaft going inside the generator. आपको एक shaft नजर आ रहा है जो कि generator के अंदर जा रहा है। The shaft rotates inside the magnetic field. ये वहां पे जाके रोटेट करता है। This produces the electrical energy, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। So this electrical energy goes inside the transformer and the voltage is regulated. The voltage is regulated. यहाँ पे जो वोल्टेज है वो रेगुलेट किया जाएगा। This is the national grid everyone. ये जो आपको टावर नजर आ रहा है, this is called the national grid. With the national grid you can see the transmission lines are attached. You can see के यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन लाइंस नजर आ रही हैं, आपको ट्रांसमिशन वायर्स नजर आ रहे हैं। तो दीज आर द ट्रांसमिशन लाइंस। दे आर कनेक्टेड विद द पीएमटी। आगे चल के पीएमटी से कनेक्टेड है, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर से। एंड देन फाइनली दे आर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी टू द यूजर्स, और उसके बाद फिर यूजर्स तक बिजली को पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर ये सही तरीके से कैप्सुलेटेड नहीं होगा तो बारिश होगी, और बारिश में भी अच्छी खासी तबाही हो सकती है। बारिश में भी ये आग वाग लग सकती है, तो इस तरह के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। सीधे से एवरीवन इस सवाल को देखते हैं, और मैं आपको ये लिखवाऊंगा। द क्वेश्चन ओवर हियर इज डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड यूजिंग द विंड पावर। नाउ दिस इज एन एंटिसिपेटेड क्वेश्चन। ये एक एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, लेकिन आई एम गोइंग टू राइट इन वर्ड्स। मैं आपको ये वर्ड्स में लिखवाऊंगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। सो वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एवरीवन। डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड यूजिंग विंड पावर। कि विंड पावर को इस्तेमाल करते हुए बिजली किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है। लेट्स राइट एवरीवन, लिखना शुरू कीजिएगा। विंड, when the wind blows, when the wind blows, it rotates the fan of windmill, which rotates the turbine inside, producing mechanical energy. Full stop. Turbine is connected with the generator, by a shaft which
rotates inside the magnetic field to produce electricity produce transformers are used to regulate voltage, full stop. Electricity is supplied to the users by transmission lines connected with the national grid. अभी तो मैंने दिखाया है कि दिस इज एन एंटिसिपेटेड क्वेश्चन, और इसी को मैंने वर्ड्स में आपको सॉल्व करवा दिया। इसी वजह से सॉल्व करवा दिया कि अगर ये वर्ड्स में इस तरीके से पूछा गया सो यू वोंट बी कंफ्यूज्ड बाय इट, और आप लोग इसे वर्ड्स में लिख पाओगे। सही है, इसी वजह से मैंने आपको ये सवाल लिखवा दिया है कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द विंड पावर। ये वर्ड्स में भी लिखवा दिया, डायग्राम भी दिखा दी, लेबल डायग्राम भी दिखा दिया, आप लोगों को ड्रॉ करके भी दिखा दिया कि सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन सो मेनी वेज, कितने सारे तरीके से सवाल आ सकता है। ये जो पूरा आंसर मैंने आपको लिखवाया है इसे याद कर लेना। सही है, जो पूरा आंसर मैंने आपको लिखवाया है इसे याद कर लेना, इसे समझ लेना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, चाहे वो डायग्राम हो चाहे कुछ भी हो, आपको आसानी से सॉल्व करने में मदद मिलेगी। Now, similarly, there are questions asked in the exam about the advantages and disadvantages of the wind power. For example, you can see over here in 2013 and 2018, give three disadvantages of generating energy by wind power. Give two advantages and two disadvantages of using wind energy. Wind energy use करने के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। Look at the board, everyone. In this entire diagram, did you see that I never burned coal, oil or gas? मैंने ना तो कोयले को बर्न किया, ना मैंने ऑयल को बर्न किया, ना मैंने गैस को बर्न किया। I did not burn anything. If I did not burn anything, it means कि there was no air pollution. तो यहाँ पर कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं हुई थी। That is the biggest advantage of it. ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरी बात ये कि we know that wind power is a renewable resource, so it would never end. It is abundant in Pakistan. If you go to the coastal areas of Pakistan, if you go to the higher altitude areas of Pakistan, वहां पे इतनी तेज हवाएं चलेंगी कि आप बिजली आसानी से प्रोड्यूस कर सकोगे। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी कुछ खास नहीं है, आपने एक दफा ये पंखा लगा दिया और वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, बिजली प्रोड्यूस होती रहेगी। दैट्स द एडवांटेज ऑफ इट। लेकिन अगर मैं डिसएडवांटेजेस बताऊं तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ये हैं, दिस इक्विपमेंट हैज टू बी इंपोर्टेड। ये डिफरेंट कंट्रीज से इक्विपमेंट को हम इंपोर्ट करते हैं। व्हेन वी इंपोर्ट दिस इक्विपमेंट तो जाहिर सी बात है इसकी कॉस्ट होगी और इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए आपको स्किल्ड इंजीनियर्स भी चाहिए होंगे जो कि आगे सेटअप करेंगे। सो इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, ये हमें काफी एक्सपेंसिव पड़ सकता है। ऑल्सो इतने सारे पंखे अगर एक साथ लगे हुए होंगे and when these fans would work they would be contributing to noise pollution। इनकी वजह से बहुत ज्यादा noise pollution भी हो रही होती है। and if there are so many fans together it does not give an attractive appeal। यहाँ पर आपको एक अच्छा खूबसूरत मंजर नहीं मिलेगा, आपको ये बहुत ही अजीब सा मंजर लग रहा होगा, इतने सारे पंखे 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 लाइट से सब मौजूद हैं। so it does not look good, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। Let's write, everyone. Describe the advantages and disadvantages. Describe the advantages and disadvantages of using wind power. Describe the advantages and disadvantages of using wind power. ये क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। गिव टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी। विंड एनर्जी यूज करने के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। लेट्स डू दिस एवरीवन, राइट डाउन, इसे आप लोग लिख लो, बल्कि मैं अपने अल्फाज में लिखवा देता हूँ, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। राइट डाउन, विंड पावर
is a renewable resource and abundant in many areas like coastal areas and higher altitude, higher altitude northern areas. Full stop. No fuel is burned, so it does not, so it does not contribute to air pollution, contribute to air pollution. Full stop. It is environment friendly. Full stop. Running cost is low. Full stop. However, the equipment has to be imported, which makes it expensive initially. Full stop. The output depends upon the speed of wind, so it is not reliable. So it is not reliable. Full stop. Birds may get in between the fan and get killed. Full stop. It damages the scenic beauty. It damages the scenic beauty. तो खूबसूरती आपको नजर नहीं आ रही होती है because of it, but some people are saying कि सर मैंने तो देखा है तस्वीरों में और मुझे तो अच्छा लगता है. तो beauty lies in the eyes of the beholder. आपको अच्छा लगता है, हो सकता है किसी और को अच्छा ना लगता हो. यूजुअली लोगों को ये अच्छा नहीं लगता. So this brings us to the next one, everyone. And the next one we have is the water. So water power is in two parts. One is called the waves and tidal power. The second one is called the hydroelectric power. So see this, everyone. This is the picture of a hydroelectric power station. ये hydroelectric power station की एक picture आपको नजर आ रही है. And before we go to the hydroelectric power station, see this dam, everyone. इस डैम को आप लोग देखो कि डैम वाली बात को हमने वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर में पहले पढ़ा था. So see this picture, everyone. इस पिक्चर को देखना. This picture shows us a dam. ये पिक्चर हमें डैम दिखा रही है. This is a dam, everyone. This is a river, and the water of the river is falling inside the reservoir. और ये पानी बहता हुआ reservoir में जाता हुआ नजर आ रहा है. So see this, everyone. The HEP stations are just installed beside the dam. Dam के बराबर में ही hydroelectric power stations को बना दिया जाता है. We draw the water from the reservoir. जो पानी है वो reservoir से ही निकाला जाता है. This is the pipe, everyone. ये आपको एक pipeline नजर आ रही है, and this pipeline is also called the penstock. इसे हम penstock भी कहते हैं. So this pipeline is also called the penstock. The water flows down the slope. पानी स्लोप से नीचे बहता हुआ जा रहा है. पानी नीचे बहता हुआ जा रहा है. पानी is flowing down the slope. Down the slope क्यों है? Down the slope इस वजह से है. When the water flows down the slope, it flows with high velocity. तो पानी बहुत तेजी से बहता हुआ जाएगा. When the water flows with high velocity, we have installed the turbine. हमने एक टर्बाइन को इंस्टॉल किया हुआ है. What would happen? That the water would rotate the turbine. The water would rotate the turbine. पानी
इस टरबाइन को घुमाएगा। When this turbine rotates, जब ये टरबाइन घूमेगा, so it would produce the mechanical energy and a shaft would go inside the generator. एक shaft है जो कि generator के अंदर जाएगा, and the shaft would also rotate. ये shaft भी rotate करेगा. When the shaft rotates inside the generator, inside the magnetic field, it produces electrical energy और इसकी वजह से electrical energy produce हो जाती है. Electrical energy can be supplied to homes by the transmission wires connected with the national grid. तो नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड जो तार हैं वो मेरे और आपके घरों में बिजली को लेकर आ जाएंगे. दिस इज व्हाट हैपेंस. पानी जाया नहीं होता, इस वजह से जाया नहीं होगा क्योंकि ये जो पानी का फ्लो है दिस वुड कंटिन्यू एंड दिस वुड जॉइन द डाउनस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम को जाके पानी को ज्वाइन कर लेगा. सो दिस वाटर इज नॉट वेस्टेड. ये पानी वेस्ट नहीं होता, ये बार बार रिसाइकिल होता रहता है. ना सी दिस डायग्राम एवरीवन, ये पास्ट पेपर्स के डायग्राम है. सी दिस एवरीवन, इसे देखिएगा. दिस इज द रेजर्वॉयर. Reservoir is the storage of water. Now this is the dam. Dam is the building, barrier, or a wall that resists water from flowing forward. Then you can see a pipeline over here. You can see a pipeline. आपको एक pipeline नजर आ रही है. This pipeline is also called the penstock. इसे हम penstock कहते हैं. You can see the flow of water everyone. आपको पानी का flow नजर आ रहा है. This water is flowing downwards. ये पानी नीचे बहता हुआ नजर आ रहा है. It is going down the slope with high velocity. जब पानी जाएगा बहता हुआ तो पानी इज गोइंग टू रोटेट द टरबाइन. ये पानी क्या करेगा? ये पानी टरबाइन को घुमाएगा. तो एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द टरबाइन एंड द टरबाइन इज रोटेटिंग. टरबाइन आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है. व्हेन द टरबाइन रोटेट्स, कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी गेटिंग प्रोड्यूस्ड एवरीवन. एंड यू कैन सी अ शाफ्ट. आपको एक शाफ्ट नजर आ रहा है बीच में. यू कैन सी अ शाफ्ट ओवर हियर. यू कैन सी अ शाफ्ट ओवर हियर. द शाफ्ट इज गोइंग इनसाइड द जनरेटर. आपको जनरेटर के अंदर शाफ्ट जाता हुआ नजर आ रहा है. दिस शाफ्ट इज गोइंग टू रोटेट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. ये भी वहां पे रोटेट करेगा एंड दिस वुड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी और इस तरीके से बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी. सो दिस डायग्राम शोज यू हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से काम होगा. Okay, everyone. Now see this. Water is not wasted. The water continues to flow. The water continues to flow downstream. और ये पानी जाया नहीं होता. ये पानी आगे चला जाता है, आगे बहता हुआ चला जाता है. Now, what is kinetic energy? Kinetic energy क्या होती है? Kinetic energy is by the virtue of motion. जब भी कोई चीज घूमती है उसे हम kinetic energy कहते हैं. तो घूमता तो पंखा भी है, घूमता तो टरबाइन भी है, घूमता तो शाफ्ट भी है. तो हम इसे काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं कह रहे हैं, हम इसे मैकेनिकल एनर्जी क्यों कह रहे हैं? बिकॉज whenever the mechanical parts move, that is called the mechanical energy. जब भी mechanical parts move करते हैं, that is called the mechanical energy. See the fan in your room everyone. अपने घरों में आप लोग पंखा देखें, अगर सीलिंग के ऊपर पंखा लगा हुआ है तो you would see के वहां पे आपको पंखा घूमता हुआ नजर आ रहा है. that is the mechanical part. वो आपको mechanical part घूमता हुआ नजर आ रहा है. that is called the mechanical energy. उसे mechanical energy कहते हैं. जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इस मैकेनिकल एनर्जी में और पंखा हमें घूमता हुआ नजर आता है. उसकी वजह से हमें हवा आती है. सो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस हैपनिंग इन आवर होम्स. ये हमारे घरों में एक रिवर्स प्रोसेस हो रहा होता है. नाउ सी द पास्ट पेपर्स क्वेश्चन एवरीवन. इसका पास्ट पेपर्स क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कि सवाल ये रहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड. What is हाइडल पावर? ये सवाल 2 दफा एग्जाम में आ चुका है. 2023 में जून एंड 2018 अक्टूबर नवंबर. 2 दफा ये सवाल एग्जाम में आ चुका है. हाइडल पावर इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम फास्ट फ्लोइंग वाटर. यस. फ्रॉम द सन रेज? नो. फ्रॉम द टाइड्स एंड वेव्स? नो. फ्रॉम द विंड? नो. Tidal power is electricity generated by using fossil fuels? No. Tidal power is electricity generated by using heat from the sun to heat water? No. Tidal power is electricity generated by using the fast flow of water
to move the turbines which drive the generators. Yes, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। सही है, तो यहाँ पर आपको टिक करना है और इस तरीके से हम लोग इसे टिक कर देंगे। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एवरीवन, सी दिस क्वेश्चन। Most hydroelectric power hydel schemes are in the northern Pakistan. Name two large dams and the rivers on which they are built. 2008 में भी पूछा गया है, 2010 में भी पूछा गया है और 2016 में भी पूछा गया है। Name one multi-purpose dam in Pakistan. Name an hydroelectric power station and state the name of the river on which it is built. तीन डैम्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर में। रिकॉल एवरीवन, मैंने आपको तीन डैम्स पढ़ाए थे वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर में। आई टोल्ड यू अबाउट एमजे। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? आई टोल्ड यू अबाउट एमजे। व्हाट इज एमजे एवरीवन? एमजे इज मंगला डैम ऑन जेहलम रिवर। मंगला डैम ऑन जेहलम रिवर। सो दिस शोज अस एमजे। तो एमजे को याद करना आसान हो जाएगा। देन वी हैव तरबेला डैम ऑन इंडस रिवर, और इसे मैंने आपको बताया था, याद करवाया था आईटी से। व्हाट इज आईटी? आईटी, ये आपको इट वाला क्लाउन नजर आ रहा है यहाँ पे। सो आईटी इज इंडस के ऊपर, इंडस रिवर के ऊपर आपको तरबेला डैम नजर आता है। एंड देन लास्ट वन इज डब्ल्यू के। डब्ल्यू के मीन्स विकेट कीपर, और विकेट कीपर क्या होता है? विकेट कीपर इज शोज यू वार्सक डैम इज ऑन रिवर काबुल। वार्सक डैम इज ऑन रिवर काबुल। तो ये चीज आपको नजर आ रही है। सो दीज आर द रिवर्स एंड दीज आर द डैम्स जहां पर हमारे पास एचईपी स्टेशन होते हैं। वी जस्ट डिड दिस डायग्राम एवरीवन, अभी भी इस डायग्राम को हमने किया है। दिस फिगर शोज अस द डायग्राम ऑफ एन एचईपी station. On the diagram, place an arrow or arrows to indicate the direction of movement of water through the power station. So see this everyone, पानी इस तरीके से बहता हुआ जाएगा। This is how the water moves. इस तरीके से पानी आपको जाता हुआ नजर आता है। This is how the water moves. This is how the water moves. And let's complete this everyone. इसे complete भी हम कर सकते हैं। Let's do this. So this is water intake. This is the reservoir, and this is the dam. This can be called the penstock or the pipeline. Then we see that this is generator. This is turbine. And then finally, water goes into the downstream channel. तो डाउनस्ट्रीम चैनल में आपको पानी जाता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज हाउ वी नीड टू लेबल इट। इस तरीके से हम इसे लेबल कर सकते हैं। सी दिस एवरीवन, स्टडी फिगर अ डायग्राम शोइंग हाउ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इज मेड। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर किस तरीके से बनती है? नेम द मशीन ए एंड एक्सप्लेन हाउ इट यूजेस द फ्लो ऑफ वाटर टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। So this is the dam and reservoir. This is something A in between, and then we can see the transmission grid. So obviously this would be turbine connected with generator by a shaft. See this question everyone, दो दफा एग्जाम में पूछा गया है। 2004 में पूछा गया और 2004 के बाद 2023 में पूछा गया है। So again and again I've been telling you कि why we are solving the 20 years past papers. हम 20 years past papers को क्यों solve करते हैं? इसी वजह से solve करते हैं कि बहुत ज्यादा दफा ऐसा हुआ है कि बहुत पुराने पुराने सवाल अचानक से पूछ लिए जाते हैं। तो इसी वजह से हम 20 years के past papers को solve करते हैं। How is electricity produced in power stations such as Varsak, and how is it transmitted to cities like Peshawar? Hydel power stations can be found in the mountainous areas of Pakistan. Describe how electricity can be generated from hydel power, कि किस तरीके से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर से बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है। We're solving this question everyone. इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे 2004 and 2023. So you can copy the reference right now. आप लोग कॉपी कर सकते हो इस रेफरेंस को। मई जून 2023 का सवाल है जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं। We have a lot of points written over here. बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर आप लोग को सॉल्व करके दे देता हूँ। राइट डाउन एवरीवन, आप लोग लिखो इसे। राइट डाउन एवरीवन। In a hydroelectric
electric power station, water is taken from the reservoir, full stop. Water flows through the penstock pipe down the slope with high velocity and rotates the turbine, producing mechanical energy, full stop. Turbine is connected with the generator by a shaft which rotates inside the magnetic field to produce electricity, full stop. Transformers regulate the voltage and electricity is supplied to users by transmission lines connected with national grids. So see this everyone, किस तरीके से बिजली बनाई जाती है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ये वाला सवाल मैंने आपको पूरा लिखवा दिया है. So this is how you need to write this everyone. इस तरीके से पूरा सवाल मैंने आपको लिखवा दिया है, डायग्राम भी दिखा दी, लेबल भी करवा दी. So this is what you need to keep in mind. यही चीजें आप लोग दिमाग में रखेंगे अपने. Moving onwards everyone. See this picture. इस पिक्चर को देखना. Hydroelectric power is called a renewable source of power. State three physical conditions necessary for development of an HEP scheme. By physical conditions, we mean the natural factors. Natural factors include topography and climate. तो topography और climate का क्या ताल्लुक है HEP station से? This is what we need to write everyone. Why do reservoirs of large dams hold large quantities of water? इसी वजह से होता है ताकि बिजली प्रोड्यूस कर सकें. With reference to water supply and relief topography, explain why it might be possible to build more HEP stations in areas such as that shown in the photograph. एक पिक्चर आपको नजर आ रही है. See this picture everyone. This picture shows you, here is the mountain. This picture shows you the mountainous terrain over here. So you can see that this place between the mountains is called a valley. You can see a narrow valley over here. Also you can see the greenery. आपको यहाँ पे greenery नजर आ रही है. You can see the vegetation over here. And here you can see a fast flowing river. आपको एक fast flowing river भी नजर आ रहा है. Now, why is this place suitable for the construction of HEP station? इस जगह पे HEP station हम क्यों बना सकते हैं? What's the feature of this place जिसकी वजह से हम HEP station बना सकेंगे? Fast flowing river है. We need the fast flowing river. Secondly, we can build a dam over here. Why we can build a dam over here? Because dams are built between the mountains. Dam कहाँ पर बनाए जाते हैं? पहाड़ों के बीच में बनाए जाते हैं. So this is mountain number 1.
This is mountain number 2. So the place between the two mountains is called a valley. That is why between the valley we can construct a dam. यहाँ पर हम डैम को बना सकते हैं. The deeper the valley is, the bigger the reservoir would be. जितना ज्यादा गहरी वैली होगी, वादी जितनी ज्यादा गहरी होगी, उतना ज्यादा बड़ा गहरा रेजर्वॉयर बना सकते हैं, ज्यादा पानी को स्टोर कर सकते हैं. तो दैट वुड बी द एडवांटेज ऑफ इट. वी कैन सी द फास्ट फ्लोइंग रिवर. फास्ट फ्लोइंग रिवर है, उससे फायदा क्या होगा? फास्ट फ्लोइंग रिवर से फायदा ये होगा कि इट वुड बी एबल टू फ्लो डाउन द स्लोप एंड वुड रोटेट द टर्बाइन. दैट वुड बी द एडवांटेज ऑफ इट. ऑल्सो नॉर्दर्न एरियाज है, एल्टीट्यूड है, ग्रीनरी है. ग्रीनरी की वजह से टेम्परेचर भी ठंडा रहेगा, इवेपोरेशन रेट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा. दैट इज द एडवांटेज ऑफ इट. सेकेंडली, ट्रांसपायरेशन भी होगी. हायर एल्टीट्यूड के ऊपर प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होगी. This is again the advantage of it. That is why this location has been chosen for this HEP. See this, everyone. In the northern areas, we say that this is the highland zone. In the highland zone of Pakistan, the rainfall is more than 750 millimeters per year. तो पूरे साल में 750 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिशें होती हैं. ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, स्नो मेल्ट करती है, दरियाओं के अंदर पानी के लेवल इंक्रीज हो जाता है. यहाँ पर टेम्परेचर ठंडा रहेगा, इवेपोरेशन इतनी ज्यादा नहीं होगी, और इसी वजह से वी कैन कंस्ट्रक्ट अ डैम ओवर हियर. इसी वजह से ये जो इतनी गहरी आपको वैली भी मिलेगी, वहां पर भी आप इतना बड़ा रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. दैट्स द एडवांटेज ऑफ इट. अबाउट टोपोग्राफी, डीप वैली, नैरो वैली, स्टीप स्लोप्स, साइडेड वैलीज, waterfalls, high altitude, cool climate. Cool climate तो हाँ ठीक है. Low evaporation, hard rocks, impervious rocks, impermeable rocks. Impermeable rocks कौन से होते हैं? That do not allow water to pass through. तो ऐसे रॉक्स भी होते हैं यहाँ पे. स्ट्रॉन्ग रॉक्स होते हैं, हार्ड रॉक्स होते हैं, जिसकी वजह से आराम से डैम भी बनाया जा सकता है, एचईपी स्टेशन भी बनाया जा सकता है. Why is HEP a cheap source of electricity? Why is HEP an important source of electricity in the northern Pakistan? It is cheap to generate, will never run out because it is renewable. It is available throughout the year. No fossil fuels need to be imported or mined. Rivers have water in them throughout the year in the Indus River system because the glaciers melt. There is high rainfall in the northern areas. There is lower rate of evaporation in the northern areas. There are deep valleys, steep valleys, narrow valleys. So over there, dams can be constructed. HEP does not contribute to air pollution. HEP produces high output. इसी वजह से HEP को इस्तेमाल किया जाता है. Give 3 reasons why it is difficult to develop more HEP stations in Pakistan. Explain how climate causes problems in developing hydel power in Pakistan. You should develop your answer. See this, everyone. This brings us to the advantages and disadvantages of the hydroelectric power. We know the advantages. Pakistan में hydroelectric power बनानी चाहिए because operating cost is low. ऑल्सो पाकिस्तान में इंडस रिवर सिस्टम है, पाकिस्तान में नॉर्दर्न माउंटेनस एरियाज है, तो कंटिन्यूस सोर्स ऑफ वाटर तो है आपके पास, यू कैन यूटिलाइज इट. इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इट हैज स्पेसिफिक साइट रिक्वायरमेंट्स. वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट इट एवरीवेयर इन पाकिस्तान. पूरे पाकिस्तान में हर जगह मेरा दिल चाह रहा है अपने घर के बाहर एचईपी स्टेशन बना दूं, मैं नहीं बना सकता, क्योंकि एचईपी स्टेशन बनाने के लिए यू नीड टू हैव डैम, एंड फॉर डैम you need to have the mountainous area, you need to have the valleys, you need to have the fast flowing rivers, you need to have the steep slopes. इसके बगैर आप डैम भी नहीं बना सकते. तो HEP स्टेशन कैसे बनाएंगे? The cost of construction of HEP station, the cost of construction of a dam is high. दूसरी बात ये कि it depends upon climate. Climate के ऊपर depend करता है. If there would be more rainfall, there would be more water available in the rivers, in the reservoirs, and so more electricity would be produced. What about in winter? विंटर में क्या होगा? विंटर में तो सारे ग्लेशियर्स जम जाएंगे, बिल्कुल ही पानी भी जम जाएगा. सो ऐसे में द आउटपुट वुड बी लो और बिजली इतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट. दैट इज द प्रॉब्लम. एंड थिंक ऑफ इट कि डैम्स, द लार्ज स्केल डैम्स, द लार्ज डैम्स
आर बिल्ट ओवर अ लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया के ऊपर डैम्स को बनाया जा रहा होता है। तो ये जब डैम्स को बनाया जाता है, many people here have to be evacuated, there could be deforestation as well, it could impact the wildlife, और इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो there are some disadvantages as well, इसके कुछ disadvantages भी हैं। And this brings us to the next one, everyone. And this is called the waves and tides. How many of you have been to the sea? कितने लोग हैं इस क्लास में जो कि कभी ना कभी समंदर जा चुके हैं? कितने लोग हैं जो कि कभी जिंदगी में समंदर जा चुके हैं? Raise up your hand, everyone. Those who have been to the sea. कितने लोग इस क्लास में हैं जो कि समंदर जा चुके हैं? तो 5, 6, 7 लोग हैं जो समंदर जा चुके हैं। 8, 10, 14, बढ़ते जा रहे हैं। 16, 17, 19, 20, 21, 23। ओके, तो बहुत सारे लोग इस क्लास में ऐसे हैं जो कि समंदर पे जा चुके हैं। ना सी दिस एवरीवन, दिस इज क्वाइट रिलेटेबल, काफी रिलेटेबल बात बताऊंगा। ना लुक एट द बोर्ड एवरीवन, बोर्ड के ऊपर देखते रहना। दिस शोज दिस समंदर, ये हमें सी नजर आ रहा है। दिस प्लेस इज कॉल्ड द डीप सी, इस जगह को हम डीप सी कहते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड द शैलो सी, और इसे हम शैलो सी कहते हैं। Now suppose that you're on the seashore, आप समंदर के किनारे पे खड़े हुए हैं। This is the sand over here, यहाँ पर आपको रेत नजर आ रही है। You decide to take off your shoes, आप जूते उतार देते हैं, और जूते उतार के आप समंदर के अंदर अपने पाँव रखते हैं। जब समंदर में आप पाँव रखते हैं, what do you feel? जब समंदर में आप पाँव रखते हैं, what do you feel? You feel the movement of water, आपको movement of water feel होती है। How do you feel the movement of water? You feel that the water is coming towards you एंड गोइंग अवे फ्रॉम यू। ऐसा है या नहीं है? सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? जैसे आप समंदर पे जाते हैं, पाँव रखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, आपको इस तरीके से फील होता है। इसे हम उर्दू में लहर कहते हैं। उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? उर्दू में हम इसे लहर कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में दिस टाइप ऑफ अ लहर इज कॉल्ड अ वेव, इस लहर को वेव कहा जाता है। दिस लहर इज कॉल्ड अ वेव, इसे वेव कहा जाता है। लेकिन जैसे ही आप फर्दर आगे जाएंगे, यू स्टार्ट टू स्विम, आप समंदर में आगे जाएं, आप स्विम करना शुरू कर देंगे। यू फील लाइक गोइंग अप एंड डाउन, यू फील लाइक गोइंग अप एंड डाउन विद द फ्लो ऑफ द सी। आपको लगता है कि समंदर में आगे चले गए, एंड यू गो अप एंड डाउन लाइक दिस। आप इस तरीके से ऊपर और नीचे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। इफ यू थ्रो अ बॉल ओवर हियर, अगर आप एक बॉल को यहाँ पर फेंक दो, so you would observe the same behavior with the ball as well, that the ball would seem like going up and down, बॉल ऊपर और नीचे जाती हुई नजर आ रही होती है। Now this movement is because of tides, इसे हम tides कहते हैं। So tides is also kind of लहर, एक और तरह की लहर होती है जिसे हम tides कहते हैं। But tides are the up and down movement, जो tides होते हैं वो up और down movement of water होते हैं in the sea. What's the summary is over here everyone? The summary is के in the sea, समंदर में there is the movement of water, समंदर में there is the movement of water, समंदर में movement of water है। The movement of water could be to and fro, the movement of water could be up and down, तो ऊपर और नीचे भी जा सकती है। इसकी वजह से inside the sea, समंदर के अंदर ये जो टर्बाइन्स हमने इंस्टॉल किए हुए, दे वुड बी कंटिन्यूसली रोटेटिंग, ये टर्बाइन्स मुस्तकिल घूमते रहेंगे। As the turbines rotate, they produce the mechanical energy, and this mechanical energy can be converted into the electrical energy using the generator. As the shaft would be connected with the generator, इस generator से एक shaft connected होगा, ये shaft rotate करेगा। As the shaft rotates, it produces the electrical energy, तो यहाँ से बिजली produce हो जाएगी। So this is called टाइडल पावर, इसे हम टाइडल पावर कहते हैं। लेट अस सी एवरीवन के टाइडल पावर से रिलेटेड कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वेव्स एंड टाइड्स एवरीवन, this is anticipation, describe how electricity can be generated from waves and tidal power. So this is an unseen question and question anticipated question है। एग्जाम में पूछा गया है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय वेव्स एंड टाइडल पावर। 2017 में, इतने साल में, 24 साल में सिर्फ एक दफा वेव्स और टाइड से रिलेटेड
सवाल पूछा गया में और अलावा ये व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट दैट यू हेयर एवरीवन? आखिरी पॉइंट कौन सा था जो आप लोगों ने सुना था? क्वेश्चन वाला ना, तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया था। ओके, सो यू हर्ड एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दोबारा से मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सॉल्व दिस एवरीवन। पहले मैं आपको एंटिसिपेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। लेट्स सॉल्व दिस एंटिसिपेटेड क्वेश्चन एवरीवन। डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय वेव्स एंड टाइडल पावर। राइट डाउन। Waves and tides are the movement of water in the sea. Full stop. Turbines are installed on the seabed. Full stop. Turbines rotate by waves and tides to produce mechanical energy. Full stop. Turbines are connected with the generator by a shaft which rotates inside the magnetic field to produce electricity. फुल स्टॉप। आगे की कहानी वही सेम होगी। ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करेंगे टू रेगुलेट वोल्टेज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आगे की कहानी बिल्कुल वैसे ही सेम होगी। वो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। बार बार कितनी दफा हम लिखेंगे? यू कैन राइट इट। आगे आप लोग लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है? इट रेगुलेट्स द वोल्टेज। वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। उसके बाद घरों तक बिजली कैसे आती है? ट्रांसमिशन लाइन से आती है। ट्रांसमिशन लाइंस कहाँ से कनेक्टेड होती है? नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड होती हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट। ये आप लोग लिख सकते हैं। See the next question, everyone. This question is about only the disadvantages. लेकिन हम advantages और disadvantages दोनों को लिखेंगे। सही है? Write both everyone, advantages and disadvantages. Describe the advantages and disadvantages of generating electricity by waves and tides. सही है? Write down advantages and disadvantages. Advantages and disadvantages. दोनों बातों को लिखेंगे। What are the advantages and disadvantages of generating electricity by wave and tidal power? Write down waves and tides are environment friendly as no fuel is burned. Full stop. The running cost is low. Full stop. Waves and tides are predictable. So the output is also predictable. हमें पहले से पता चल जाता है कि कब तेज लहरें चलेंगी या हल्की लहरें चलेंगी, तो उसकी मदद से हम बता सकते हैं कि कितनी बिजली प्रोड्यूस होगी। अयान मौजम, यू डू नॉट हैव एनी क्लास आफ्टर इट। आपकी इसके बाद कोई और क्लास नहीं है? मुझे पता है इसके बाद कोई क्लास नहीं है। देयर वाज योर इस्लामियात क्लास बट नाउ दैट हैज बीन कैंसिल्ड। ऐसे ही है ना? तो बहाने बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फुल स्टॉप। हाउएवर हाउएवर waves and tides are not constant
so the output is not reliable. The output is not reliable. Oh sorry, उर्दू की क्लास है, किसकी उर्दू की क्लास है? आई जस्ट रियलाइज दिस इज वेंसडे। वेंसडे को उर्दू की क्लास होती है कुछ बच्चों की। उर्दू वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? हाउ मेनी पीपल बिलोंग टू उर्दू? वन? जस्ट वन? बाकी लोग जा चुके हैं क्या? उर्दू वाले स्टूडेंट्स टू? टू उर्दू स्टूडेंट्स। अगर उर्दू वाले स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं, उर्दू वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं। आई जस्ट रियलाइज कि उर्दू की क्लास है, मुझे बताया भी था लेकिन मैं भूल गया था। उर्दू वाले जा सकते हैं बिकॉज उर्दू इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान स्टडीज। तो पाकिस्तान स्टडीज तो आप लोग की मदर टंग है, उसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है आप लोगों को। बट उर्दू तो टफ है ना, तो उर्दू में तो जाना बनता है आप लोगों का। ओके, या एग्जैक्टली। ये जो प्रिडिक्टेबल वाली बात लिखी है ना, एक्चुअली होता ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन द फुल मून। ये फुल मून के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग ने देखा होगा कभी कभी हाई टाइड्स होती हैं, ऊंची ऊंची लहरें आ रही होती हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून की वजह से भी होता है, तो ये भी इसका फायदा है। फुल स्टॉप। इट मे अफेक्ट द मरीन लाइफ। तो मरीन लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है। दिस कुड ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, मछलियां वगैरह भी मर सकती हैं। दिस कुड बी अ प्रॉब्लम। मूविंग ऑनवर्ड्स एवरीवन, after waves and tides there is one called the geothermal power. In the exam no question has been asked yet from the geothermal power, although it is in the syllabus में तो है, लेकिन कोई भी geothermal power का सवाल अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। सो दीज टू आर द एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस। ये दोनों ही यहाँ पर एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं। Describe how electricity can be generated from geothermal power. What are the disadvantages of generating electricity by geothermal power? तो geothermal power की मदद से किस तरीके से बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है? दिखा ही नहीं सकते क्योंकि जैसे ही मैं लिखता हूं और मैं पेन उठाता हूं तो ये मिट जाता है। इट्स नॉट देयर। सही है। तो अगर मैं कुछ भी लिखता हूं तो वो फौरन मिट भी जाता है क्योंकि लेजर पेन इस्तेमाल कर रहा हूं। इट डज नॉट स्टे ओवर देयर, तो वहां पे लिखा हुआ आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा। डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम जियोथर्मल पावर। अब मैं पहले आपको जियोथर्मल पावर पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा। सीधे से एवरीवन, दिस इज द जियोथर्मल पावर एंड व्हाट इज मेंट बाय द जियोथर्मल पावर। जियोथर्मल पावर है क्या? जियो मीन्स अर्थ and thermal means heat. So if we utilize the heat of the earth, अगर हम heat of the earth को इस्तेमाल करेंगे तो that is called the geothermal power. इसे हम geothermal power कहते हैं। सीधे से everyone, this diagram shows you the geothermal power plant. ये आपको geothermal power plant नजर आ रहा है। Now this place is called the reservoir of water. So water is inside it. इसके अंदर पानी मौजूद है। This water flows underground through the pipeline. एक पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन के जरिए पानी फ्लो कर रहा है। So water flows through the underground metal pipe. As you can see, this is the metal pipe, everyone. This goes underground and this metal pipe is carrying water. इसके अंदर पानी है। This metal pipe is coming outside और ये बाहर आता हुआ आपको नजर आ रहा है। Why I am saying the metal pipe? Why the metal pipe? Because metals are good conductors of heat. So what we are doing over here, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जमीन के नीचे डेप्थ में हमने पाइपलाइन को इंस्टॉल कर दिया है। So this pipeline is deep underground. The deeper we go underground, the higher the temperature would be. जितना ज्यादा गहराई में जमीन के नीचे जाएंगे टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा
वी आर यूजिंग द मेटल पाइप एवरीवन, हम लोग मेटल पाइप को इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो जमीन की हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे। द मेटल पाइप्स आर ऑल्सो ब्लैक इन कलर, उन्हें ब्लैक कलर का ही पाइप हम लोग इंस्टॉल करते हैं बिकॉज ब्लैक कलर इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, क्योंकि वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। सो व्हाट हैपेंस टू दिस वाटर एवरीवन, द वाटर गोज इनसाइड बट इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, वो स्टीम बन के बाहर आ जाता है। सो वी हैव कन्वर्टेड वाटर इनटू स्टीम, हमने पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दिस स्टीम रोटेट्स द टरबाइन विद हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर के साथ तेजी तेजी से टरबाइन को घुमाया जाएगा। दिस टरबाइन इज कनेक्टेड विद द जनरेटर यूजिंग अ शाफ्ट, एक शाफ्ट को हम इस्तेमाल करेंगे और जनरेटर से इसे कनेक्ट कर देंगे। when the turbine rotates the shaft also rotates, the shaft rotates inside the magnetic field of the generator and this produce electrical energy, और इससे बिजली प्रोड्यूस हो जाती है। घरों तक बिजली किस तरीके से जाएगी, इट वुड गो थ्रू द ट्रांसमिशन वायर्स कनेक्टेड विद द नेशनल ग्रिड, तो नेशनल ग्रिड से कनेक्ट हुए हुए जितने भी तार होंगे वो घरों तक बिजली को पहुंचा देंगे। व्हाट हैपेंस टू द स्टीम, स्टीम के साथ क्या होता है, द स्टीम is cooled down, it is cooled down, converted back to water, उसे हम दोबारा से पानी में कन्वर्ट कर देते हैं, and water can be again utilized in the same way, और दोबारा से पानी इस तरीके से इस्तेमाल होता रहेगा। so this process goes on and on, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। this is called the geothermal power plant, इसे हम geothermal power plant कहते हैं। let's do this everyone, इस सवाल को हम लोग लिखेंगे। see this question everyone, इस सवाल को देखिएगा। describe how electricity can be generated from geothermal power, what are the, पहले ये वाला सवाल करते हैं। describe how electricity can be generated from geothermal power, write down everyone। geothermal power plants utilize the heat from the core of the earth to convert water into steam, full stop, water from the reservoir flows through black metal pipes underground and using the heat, water is converted into steam, which rotates the turbine with high pressure, producing mechanical energy, full stop. Turbine is connected with the generator by a shaft which rotates inside the magnetic field to produce electricity, आगे की कहानी ट्रांसमिशन वायर्स वाली ये आप लोग लिख सकते हो। तो इस तरीके से बिजली प्रोड्यूस होती है। See this everyone, this is anticipated, ये anticipated question है। What are the disadvantages of generating electricity by geothermal power? Disadvantages क्यों, advantages भी लिख लेते हैं। Describe the advantages and disadvantages of producing electricity by geothermal power, geothermal power को इस्तेमाल करने के क्या फायदे और क्या नुकसानात हैं।
It gives you the constant supply of electricity. No fuel is burned, so it does not contribute to air pollution. तो air pollution में contribution नहीं होता. Running cost is low, but the installation cost is high. It causes land degradation. जमीन के अंदर आप गड्ढे खोदेंगे तो land degradation भी हो जाएगी. It is installed in those areas where there are volcanoes, but there is a threat of earthquakes and volcanic eruptions. लेकिन लावा फट भी सकता है, धमाके हो भी सकते हैं, अर्थक्वेक भी आ सकता है. तो इस वजह से हर जगह पे इंस्टॉल नहीं कर सकते. पाकिस्तान में भी ये इसी वजह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. यू कैन कॉपी दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप लोग इसे वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिख देना, इसे सेंटेंस की फॉर्म में लिख देना एडवांटेजेस एंड disadvantages को. This is the picture of geothermal power station. Finally we move on to the solar power. अच्छा, सोलर पावर तो काफी कॉमन है, मतलब सोलर पावर तो आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है. इनफैक्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोलर पावर. दो तरह के सोलर पावर हैं जो इस्तेमाल होते हैं या होते थे. वन इज कॉल्ड द सोलर थर्मल power and the other one is called the solar panel. आप लोगों ने आई एम श्योर कि सोलर पैनल के बारे में तो सबने सुना भी होगा, सबने देखा भी होगा. और इससे मुझे याद आया कि पिछले महीने का जो मेरे घर में बिजली का बिल आया है दैट इज -16,000 रुपीज. मैंने क्या कहा? -16,000 रुपीज. अल्हम्दुलिल्लाह, नजर नहीं लगाना, माशाल्लाह बोल दो सब लोग. मेरे घर का बिजली का बिल आया -16,000 रुपीज. मतलब कि सोलर पावर से इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई कि हमारा बिल जो है वो तो जीरो हो गया, और जीरो के बाद भी -16,000 चला गया. मतलब कि आइंदा जो बिल आएगा, अगले महीने का जो बिल आएगा, उसमें 16,000 मुझे पे नहीं करने होंगे, उसके अलावा जो बिल होगा वो पे करना होगा. सो दुआ करें कि इसी तरीके से सोलर पैनल चलता रहे. माशाल्लाह बोल दीजिएगा आप लोग ताकि नजर ना लगे. सो सी दिस एवरीवन, सोलर पैनल्स किस तरीके से काम करते हैं और सोलर थर्मल पावर स्टेशंस किस तरीके से काम करते हैं. Now see this everyone, this shows you the solar panel. ये तो आ गया आपके पास सोलर पैनल, सही है. So this is the solar panel. How solar panel works, ये सोलर पैनल किस तरीके से काम करता है. Suppose that we have the sun rays. सन रेज आती हैं इन सोलर सेल्स के ऊपर. यू कैन सी के these are the सोलर सेल्स ओवर है. आपको सोलर सेल्स नजर आ रहे हैं. these are the सोलर सेल्स. सोलर सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फोटोवोल्टाइक सेल्स. इन्हें फोटोवोल्टाइक सेल्स भी कहा जाता है. इन्हें फोटोवोल्टाइक सेल्स भी कहा जाता है. फोटोवोल्टाइक सेल्स आर द सेमीकंडक्टर्स. ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और ये ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी. सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं. आपने सोलर सेल्स को तो अपने कैलकुलेटर में भी देखा होगा. कैलकुलेटर में छोटे छोटे से सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं. आप धूप में लेकर जाओ तो वो ऑन हो जाते हैं. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सोलर सेल एवरीवन. तो लुक एट द बोर्ड के होता ये है कि बिजली प्रोड्यूस होती है. बिजली प्रोड्यूस हो गई. यू कैन डू वन थिंग, यू कैन स्टोर इन द बैटरी. आप इसे बैटरी में स्टोर कर लो. आफ्टर सनसेट यू वुड बी एबल टू यूटिलाइज. सनसेट के बाद आप इसे यूटिलाइज भी कर सकोगे. बट इफ यू डू नॉट हैव अ बैटरी, अगर आपके पास बैटरी नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज इट. आप इसे डायरेक्टली अपने मीटर से कनेक्ट करके अपने घर में डे टाइम में इस्तेमाल कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो सेल इट टू के इलेक्ट्रिक. आप लोग के इलेक्ट्रिक को भी बिजली बेच सकते हो ग्रिड में कंट्रीब्यूट करके. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. इसी तरीके से हम लोग काम करें. इसी वजह से बिल जो है वो -16,000 में चला गया है. सो दिस इज द न्यू मेथड एवरीवन, एंड दिस इज द सोलर पैनल. सोलर पैनल और ये जो सोलर सेल्स हैं ये मॉडर्न मेथड है बिजली प्रोड्यूस करने का. लेकिन एक पुराना तरीका भी है, और पुराना तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ कि पुराना तरीका क्या था. सीरियस एवरीवन, दिस इज अ बॉक्स. ये आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है. दिस इज एल्यूमिनियम केस. आपको एल्यूमिनियम केस नजर आ रहा है. इनसाइड दिस यू कैन सी अ कॉपर पाइप. आपको मेटल पाइप जाता हुआ नजर आ रहा है. सो दिस इज अ मेटल पाइप एवरीवन. दिस मेटल पाइप इज गोइंग इनसाइड लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. तो ये आपको मेटल पाइप जाता हुआ नजर आ रहा है, एंड दिस मेटल पाइप इज कमिंग आउटसाइड.
What goes inside? Water is going inside and steam is coming outside. Over the top there is a glass, तो glass top है. There would be sun rays होंगी. Sun rays would shine over the glass. The glass would focus the sun rays onto the metal pipes. मेटल पाइप्स के अंदर पानी है, पानी बॉयल हो जाएगा, पानी कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, स्टीम घुमाएगी टरबाइन को, टरबाइन घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. टरबाइन इज कनेक्टेड विद द जनरेटर यूजिंग अ शाफ्ट. द शाफ्ट रोटेट्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी. इन द पास्ट सोलर थर्मल पावर पैनल्स वर यूज्ड, लेकिन अब ये होता है कि अब ये चीजें इस्तेमाल नहीं होती, अब डायरेक्ट आप सेमीकंडक्टर को इस्तेमाल करते हैं. आप लोगों ने जिनके घरों में सोलर पैनल होगा उन्होंने देखा होगा कि प्लेट्स होती हैं वो उनसे आगे लगा देते हैं. दैट्स इट, बस यही काम होता है. पुराने वक्तों में सोलर थर्मल पावर स्टेशन को इस्तेमाल किया जाता था बिजली प्रोड्यूस करने के लिए. सी द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, कि एग्जाम में कौन से सवाल पूछे जाते हैं. नेम द टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बीइंग जनरेटेड. सो दिस इज द सोलर पावर. एवरीवन, आपको सोलर पैनल नजर आ रहा है. Study a photograph showing solar farm in Pakistan. Using the figure only, describe the features of the solar farm shown. It is a flat land, it is a plain area, it is a vast area, it is a wide area. We can see a massive solar farm over here. We can see large number of solar panels together. We can see thousands of solar panels together. They are arranged in rows. They are grid patterned blocks. They are facing the same direction, that is tilted towards the sun. ये सब tilted है towards the sun. There are roads in between, there are spaces in between. Trucks and vehicles can be seen. कुछ गाड़ियां वगैरह भी नजर आ रही हैं. Black, blue, gray panels can be seen. Silver panels can be seen. Rectangular panels can be seen. There are white blocks, containers, buildings, office control, etc. तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रक्स वगैरह भी नजर आ रहे हैं. कुछ आपको शायद कंटेनर दूर नजर आ रहे हैं, बीच बीच में आपको कंटेनर्स और कुछ ऑफिसेज होंगे टेम्परेरी जो कि आपको नजर आ रहे हैं. दिस इज व्हाट यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर. तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको पिक्चर में नजर आएंगी. इन द एग्जाम ऑब्वियसली देयर वुड बी अ कलर्ड पिक्चर. एग्जाम में कलर्ड पिक्चर ही आती है. आपके स्कूल वाले ही हैं ऐसे कंजूस लोग जो कि एग्जाम में भी कलर्ड पिक्चर नहीं देते, लेकिन वैसे कैम्ब्रिज में आपको कलर्ड पिक्चर ही मिलेगी. सही है. तो कौन कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कलर्ड पिक्चर मिल जाती हैं? ज्यादातर मुझे तो लगता है कि वो येलोइश कलर का पेपर होता है, उसी के ऊपर एग्जाम हो रहा होता है और उसमें कोई सारा ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है. नहीं होता है, ऐसे ही होता है. ओके, तो वेरिफिकेशन आ गई है भाई, ऐसे ही होता है. सीधे से एवरीवन, electricity can be generated using solar power. Complete the passage below by choosing the correct words from the list and placing them in the spaces provided. Rectangular solar panels, वैसे नीचे लिखे हुए options, are made up of many solar cells which convert the sunlight या solar energy या लाइट एनर्जी, ऑप्शंस में से देखकर लिख लेना, फ्रॉम द सन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दे कैन बी प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स. लार्ज arrays of solar panels can be large arrays of solar panels can be sited on the ground, for example in deserts. Solar panels should face dash in order to collect as much of the sun's energy as possible. They should face south. They should face south. आपने देखा है सोलर पैनल्स जो होते हैं वो इस तरीके से लगाए जाते हैं, टिल्टेड होते हैं. देखा है आप लोगों ने, इस तरीके से टिल्टेड होते हैं. Other solar power systems use the sun to heat water and the turbine is then and the steam is then used to turn a turbine. तो ये दोनों मेथड्स हैं. ये वाला जो लिखा हुआ है ये सोलर थर्मल के बारे में लिखा हुआ है और जो ऊपर वाला है वो सोलर पैनल के बारे में लिखा हुआ है, सोलर सेल के बारे में लिखा हुआ है. सही है. सो दीज आर द टू मेथड्स एवरीवन. मूविंग ऑनवर्ड्स, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम सोलर पावर. यू शुड डेवलप योर आंसर. तो सोलर पैनल से और सोलर सेल से, सोलर थर्मल पावर से किस तरीके से बिजली प्रोड्यूस होती है
ये मैं आपको जल्दी से लिखवा देता हूँ. राइट डाउन एवरीवन. सोलर thermal power can be used to produce electricity in an aluminium box. Metal pipes carry water. Full stop. The glass top focuses the sun rays onto the metal pipes inside to convert water into steam, which rotates the turbine. आगे की कहानी खुद लिखोगे. To produce mechanical energy. आगे शाफ्ट क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये आप लोग खुद लिख लेना. सोलर पैनल्स have solar cells, bracket open, photovoltaic cells that directly convert the sunlight into electricity, which can be stored in a battery and utilized after sunset. Full stop. Also, it can be directly used, connected with the fuse box and contribute to national grid. तो इस तरीके से भी बिजली को इस्तेमाल किया जा सकता है. एक आखिरी करवाऊंगा आप लोगों को. अच्छा, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लो. What are the advantages and disadvantages of using the solar power, everyone? सोलर पावर का क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है? सोलर पावर का फायदा ये है कि पाकिस्तान में 300 सनी डेज हैं. पाकिस्तान में पूरे साल में 365 में से 300 डेज आर सनी डेज. पाकिस्तान में जहां पे भी जाए, धूप है, गर्मी है, आप हर जगह पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज इट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स. ये खत्म नहीं होता. दैट्स द एडवांटेज ऑफ इट. तो ये भी इसका एडवांटेज है. आमने से बाद में आप रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लेना अगर मिस कर दी है. दूसरी बात ये है कि अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ स्मॉल पर्पस, आई वुड यूज अ स्मॉल सोलर पैनल. मैं छोटा सोलर पैनल इस्तेमाल कर लूंगा. इफ आई हैव टू पावर अ लार्ज एरिया, मुझे बहुत ज्यादा बड़े एरिया में बिजली पहुंचानी है, आई कैन यूज अ लार्ज स्केल सोलर फार्म. में बहुत बड़ा सा सोलर फार्म बना सकता हूँ और वहां पे भी इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ. सो दैट कुड बी द एडवांटेज ऑफ इट. प्रॉब्लम है इसके क्लाउडी डेज में या विंटर्स में इतनी ज्यादा धूप नहीं निकलती, तो इतनी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस नहीं होगी. दैट कुड बी अ प्रॉब्लम. तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है. ऑल्सो इतने सारे सोलर पैनल्स अगर लगे हुए होंगे, दे ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस. बहुत ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम. तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है. व्हाट एल्स? These equipments have to be imported. Pakistan does not make them. पाकिस्तान इन्हें बनाता नहीं है, हमें import करना पड़ता है. So this makes it very expensive. ये इसे बहुत ज्यादा expensive बना देता है. This brings us to biogas, everyone. उसके बाद
हम आ गए हैं बायोगैस पे और बायोफ्यूल पे। सीधे से एवरीवन, बायोगैस या बायोफ्यूल के बारे में कोई सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में? सो अभी तक बायोगैस और बायोफ्यूल के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया है। दिस इज ऑल्सो एंटिसिपेटेड एवरीवन, ये भी एंटिसिपेटेड है। दिस क्वेश्चन हैज बीन नेवर आस्क्ड इन द एग्जाम अबाउट द बायोगैस और द बायोफ्यूल। इनके बारे में सवाल पूछा नहीं गया है। वी आर गोइंग टू डू दिस एवरीवन। डिस्क्राइब हाउ बायोगैस एंड बायोफ्यूल्स आर यूज्ड। तो सी दिस, अगर हमारे पास एनिमल वेस्ट है, क्रॉप्स वेस्ट है, वाटर वेस्ट है, फूड वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, वी कैन पुट ऑल द वेस्ट इनसाइड अ कंटेनर। हम उसे कंटेनर में बंद कर सकते हैं। व्हाट हैपेंस इनसाइड द कंटेनर? कंटेनर के ऊपर बैक्टीरिया रिएक्ट करेगा, जस्ट प्रोड्यूसेस द बायोगैस, और इसकी वजह से बायोगैस प्रोड्यूस हो जाती है। बायोगैस से बिजली भी बनाई जा सकती है, उससे हीट भी किया जा सकता है, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, गाड़ियों में फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। दैट्स व्हाट बायोगैस इज। जितना भी इसमें रेजिड्यू होगा दैट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, उसे फर्टिलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज बायोगैस एवरीवन। एंड सी दिस, व्हाट दिस आंटी इज डूइंग। शी इज इन अ विलेज एंड शी इज यूजिंग द काउ डंग। वो गाय के गोबर को इस्तेमाल कर रही हैं। what she is doing over here, that she is drying the cow dung। काउ डंग को ड्राई किया, ड्राई करके दीवार में पेस्ट कर दिया। शी इज पेस्टिंग द काउ डंग ऑन द वॉल। व्हाट वुड शी डू व्हेनेवर शी वुड वांट टू कुक फूड? जब भी वो खाना बनाना चाहेंगी तो वो दीवार के ऊपर से निकाल लेंगी, और निकालने के बाद उसे आग लगाएंगी। आग लगा के शी वुड बी एबल टू यूज इट फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। तो उसे कुकिंग और हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज व्हाट हैपेंस विद द बायोगैस। तो ये बायोगैस और बायोफ्यूल की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। इसके अलावा प्लांट्स भी होते हैं, कुछ प्लांट्स का वेस्ट होता है, कुछ प्लांट्स की शाखें होती हैं, छिलके होते हैं, उन्हें भी जला के हीट प्रोड्यूस की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन। शुगर केन का एक बाय प्रोडक्ट होता है, उसका छिलका होता है जिसे हम बैगैस कहते हैं। तो बैगैस कैन बी बर्न्ड एज वेल टू प्रोड्यूस हीट। लेट्स डू दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एवरीवन। एक आखिरी सवाल करते हैं। डिस्क्राइब हाउ बायोगैस एंड बायोफ्यूल्स आर यूज्ड। राइट डाउन। Biogas is produced by collecting animal, plant, and human plant food and human waste inside an airtight container in which bacteria reacts, full stop. In the villages, animal waste can be dried and then used and then burned to produce heat. Full stop. Plants, like the byproduct of sugarcane, bracket open, bagases, bracket close, can also be burned to produce heat. So we are done with all the renewable methods everyone. सारे के सारे renewable methods करवा दिए मैंने। कल की क्लास में वी आर गोइंग टू डू द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। अच्छा, कल की क्लास होती है नहीं होती, दैट आई वुड इन्फॉर्म। फ्राइडे को क्लास नहीं होगी, या मे बी अगर स्कूल की छुट्टी वगैरह एक्सपेक्टेड है तो दिन के टाइम पे क्लास रख सकते हैं। सही है, ऐसा तो है कि दिन के टाइम पे तो क्लास हो पाएगी ना। तो अगर रात में नहीं हो पा रही तो दिन में कर सकते हैं। सेम गोज। खैर मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या पॉसिबिलिटी होगी। दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड।
मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। बस रमजान खत्म ही हो गया, पता भी नहीं चला। सहरी से पहले मुझे सोना होता है, कीमती 4 घंटे होते हैं जिसमें मैं सोता हूँ। ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन द पोर्टल। और आखिरी के कुछ 30 दिन बाकी हैं, देखना शुरू कर दें। लाइन से, सीक्वेंस से बेंच वॉचिंग करें। मुझे पता है कि सब लोग नेटफ्लिक्स कितना देखते हैं। इफ यू डू नॉट हैव द एक्सेस, आपके पास एक्सेस होगा, गो टू योर जीमेल। जीमेल खोलो, जीमेल के अंदर सर्च करो GIVES। व्हेन यू सर्च GIVES यू वुड सी, आपको एक ईमेल रिसीव हुई हुई होगी जिसके अंदर आपको पोर्टल का लिंक होगा, ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड होगा। आज सारे रिन्यूएबल मेथड्स हमारे कवर हो गए। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग द नॉन रिन्यूएबल मेथड्स।